So this bill would allow. And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? नमस्कार दोस्तों, मैं अभी रिसर्च कर रहा था और एक शॉकिंग डेटा निकल के आया और इससे एक चीज़ डिनोट होती है कि क्या इंडिया लॉन्ग टर्म में एक भयंकर क्राइसिस में जा सकता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं कल की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं एक महीने बाद की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जो सोचे 10 साल 15 साल में इन्वेस्ट करूँगा। और ट्रंप लगातार हमें धमकियां दिए जा रहा है और कल भी एक मेजर धमकी दी है और इसी के साथ साथ बहुत सारा ऐसा डेटा निकल के आया जिसको देख करके एक कंसर्न शुरू हो चुका है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं दोबारा बोल दूं, यहाँ पर मैं आज कल और परसों की मार्केट की बात कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि आज कल और परसों की मार्केट सिर्फ न्यूज़ के साथ चलती है। सो क्या हमारा देश एक भयंकर इशू से गुजर रहा है और हमें इसके बारे में नहीं पता और डेटा हमें क्या बता रहा है, बाज़ार हमें क्या बता रहा है। एज अ इंडियन मेरा पर्सपेक्टिव पूरा अलग है। मैं इंडियन बाज़ार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, मैं इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर मैं मार्केट को देखूँ हमारी तो कुछ मेजर कंसर्न्स हैं जो एक्चुअली आपको पता होने चाहिए अगर आप एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो इन सबसे एक्चुअली इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अगले 10-15 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले और सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं FII की सेलिंग। अगर आप देखोगे दिसंबर में 34,000 करोड़ का सेल ऑफ आया FII की साइड से, नवंबर में 17, अक्टूबर में 2,000 करोड़ से ज़्यादा का, सितंबर में 35,000 करोड़ से ज़्यादा का, जो अगस्त है 46,000 करोड़, उससे पहले जुलाई में 47,000 करोड़, फिर बीच में कुछ बाइंग आई बहुत छोटी सी। और उसके बाद अगर आप देखोगे 2025 फैब, जनवरी, दिसंबर, 2024 दिसंबर, 2024 अक्टूबर 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग थी। और आप जितना पीछे करते जाओगे इस डेटा को आप देखोगे लास्ट 2-2.5 साल से जो FII है वो लगातार बेच रहा है और अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि जो FII है वो वापस आएगा। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न निकल के आया, वो था हमारा रुपया। अगर मैं लास्ट 1 साल में देखूंगा तो हमारा रुपया जो कि करीब करीब साल की शुरुआत में जो कि ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था हमारा करीब करीब 85 रुपये से, और आज की डेट में वो 19 रुपया पर डॉलर चला गया है। अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूँ तो 5 साल पहले हमारा रुपया 2021 में 72 रुपया पर डॉलर मिलता था। मतलब करीब करीब 30 रुपया गिरावट हो चुकी है FII जिस हिसाब से बेच रहे हैं, और उम्मीद भी नहीं लग रही है कि वो वापस आएंगे। अब जब मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, सिंपल सा रीज़न निकला कि चाइना हमसे अच्छा कर रहा है। अब जब चाइना की मार्केट लास्ट 15-20 साल से रिटर्न्स नहीं दे रही थी, क्यों नहीं दे रही थी इस पर भी आऊँगा, वो ऑल ऑफ द सडन अच्छे रिटर्न्स क्यों देने लग गई और क्यों इंडियन रुपया गिरना शुरू करेगा और रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहला रीज़न निकल के आया कि हमारे जो लास्ट टू लास्ट कुछ जो बजट आए वो हमारे फेवर में नहीं निकले। 20% हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 12.5% हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला, प्लस हमारे रुपया के गिरने के वजह से जो FII बाज़ार में 15% के भी रिटर्न बना रहे थे, जब वो डॉलर टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्चुअली जो पैसा उन्होंने लगाया था वही पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। पहला रीज़न ये निकल के आया और यही रीज़न निकल के आया कि FII वापस आने की उम्मीद भी नहीं दे रहे 2026 में, क्योंकि रुपया माना जा रहा है 95 से लेके 100 तक का नंबर टच कर जाएगा 2026 में। दूसरा मेन रीज़न निकल के आया कि चाइना एकदम से क्यों ग्रो करने लग गया। 2020-21 में एक मेजर क्राइसिस चल रहा था, रियल एस्टेट क्राइसिस, जहाँ पे चाइना की ग्रोथ ज़ीरो हो गई थी। वहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जो वहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी उसको काफ़ी पैसा दिया गया कि भाई आप एग्जिट करो और आप डेवलपमेंट वापस से शुरू करो, और जो वहाँ पे रियल एस्टेट की ग्रोथ स्लो हो गई थी उसको वापस से बूम करने की कोशिश की जा रही है। और पास्ट में ये देखा गया है कि चाइना ने अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेसेस को
काफ़ी सारा पैसा दिया है जो इंडिया में नहीं हो रहा है। इसको कह सकते हो आप स्लो डाइंग। जब इकोनॉमी एक तरीके से धीरे धीरे मरने लगती है, सरकार कुछ नहीं करती, तो एक दिक्कत पैदा हो जाती है। प्लीज़ एंटी नेशनल बोलने से पहले पूरी चीज़ें सुनते जाना। रिसेंटली एक स्कैम निकल के आया जहाँ पे पीएनबी ने रिपोर्ट किया उनके साथ स्कैम हुआ है 2434 करोड़ का, जहाँ पे श्री ग्रुप ने जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीएफसी कंपनी थी, उन्होंने लोन लिया और अब लोन वापस नहीं दे पा रहे। लेकिन जब आप उनकी बैलेंस शीट को और चेक करते हो, जो कि सेबी ने करी, पता चली कि उन्होंने अपनी ही सब्सिडरीज को वो सारा पैसा दिया घुमा करके और उसके बाद फ्रॉड कर दिया। ये वो पैसा है जो हमारी जेब से जाता है, ये वो पैसा है जो आपके और मेरे टैक्सेस से जाता है। तो एफआईआई निकल रही हैं, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। एसबीआई का नाम ले लो, जितने भी बैंक गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी उनका नाम ले लो, हर कोई इस फ्रॉड के अंदर निकला। हर किसी ने लोन दिया था इस श्री ग्रुप को, श्री ग्रुप ही ना, हाँ श्री ग्रुप को, इन सब ने ही लोन दिया था। तो ये दूसरा मेन रीज़न कि जो एफआईआई का भरोसा है वो इंडिया के बाजार से हट रहा है कि भाई फ्रॉड ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके, तो कैसे काम चल पाएगा। तीसरा मेन इशू, अगर आप देखोगे हमारे जीडीपी के जब नंबर निकल के आए तो आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में उसको माना ही नहीं जाता। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया एंटी नेशनल है, इंडिया की ग्रोथ को अच्छे तरीके से नहीं देखती। लेकिन एक चीज़ याद रखो, चाहे वो दुनिया अच्छी तरीके से इंडिया को देखे ना देखे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नंबर्स पे डाउट है तो ये मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में नहीं आएंगे। सेम चीज़ चाइना के साथ हो रही थी। चाइना के देश के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। उनके नंबर्स मैनिपुलेटेड होते थे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी हम कहते थे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, 4 दिन चलेगा क्या। आज की डेट में क्या निकल के आया ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन उन पे भरोसा ही नहीं था किसी को, जिस वजह से वहाँ पे एफआईआई नहीं जाता था। अब धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है उनकी जीडीपी में, अब एफआईआई वहाँ पे दबा करके इन्वेस्ट कर रहा है। और मार्केट आप देख सकते हो शंघाई की किस लेवल पे दहाड़ रही है। इंडिया में अब वही काम हो रहा है जो चाइना में हुआ था कि भाई हमारे नंबर पे अब किसी को भरोसा नहीं है। हम कितना कह दें ये एंटी नेशनल लोग हैं, हमारे देश को पसंद नहीं करते, लेकिन बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो इंडिया में बाहर का पैसा लाएगा, वो वही नंबर देखेगा, वो वही रिपोर्ट पढ़ेगा जो कि दुनिया की मीडिया कह रही है। वो ये रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा जो हमारी मीडिया कह रही है, क्योंकि उसका खुद का पैसा है, वो दूसरे देश का पैसा है। वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इंडिया आएगा, इंडियन के पर्सपेक्टिव से और इंडियन के सेंटिमेंट से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा मेन रीज़न जो निकल के आया, इन सारे रीजंस को मिला करके एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देख करके मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हिला। अभी मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकती है हमारी सरकार, और ये सारे की सारी चीज़ों में हमारी सरकार का ही काम है वो आकर के बढ़े और इसको सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो सरकार तक ये पहुँच पाएगी बात। चौथी चीज़ जो निकल के आई वो निकल के आई टैरिफ। अभी के लिए दुनिया में हाईएस्ट टैरिफ वाली कंट्रीज़ में हमारा नाम आता है, जो यूएस ने लगाई है 50%। और कल ही जब वेनेजुएला की बात हो रही थी कि भाई आपने वहाँ पे उनके जो पीएम हैं उनको उठा करके अरेस्ट कर लिया, अब कौन कौन है वहाँ पे, उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज़ के नाम लिए, लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया हमारे साथ अभी फेवर नहीं कर रहा है, मोदी जी फेवर नहीं कर रहे हैं, और वो आने वाले टाइम पे हो सकता है और टैरिफ लगा दे 2026 के अंदर। और ये चीज़ ट्रंप ने बोला और वो हंस रहे थे। इसका मतलब ये है उनकी नज़रों में हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वीडियो आप खुद देखो और खुद सुनो, तब आपको यकीन होगा। So the tariff bill, so here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president... It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow... And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number.
Nobody else does. आई होप आपको अब यकीन हो गया होगा कि हम लोग मोदी जी ट्रम्प की बात करते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, हमको उठा करके वेनेजुएला के सामने खड़ा कर दे कि हमारी औकात भी उतनी ही है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मीडिया के सामने। चलो ये भी ठीक था। अब मैंने इसको और डीप गया, मैंने सोचा कि शायद हमारा देश किसी चीज़ में अच्छा कर रहा होगा, हमारे पास कुछ मोट होगा। मोट का मतलब तो आई होप समझते होंगे, शेयर बाजार में मोट का मतलब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आपकी कंपनी क्यों अच्छा करेगी, क्या उसके पास ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे कुछ कंपनीज के पास पैसा काफ़ी होता है, कुछ कंपनीज के पास वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा होता है, कुछ कंपनियां कैश फ्लो वाली होती है, कुछ कंपनियों की इंडस्ट्री में घुसना बड़ा मुश्किल होता है तो वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं, कुछ कंपनी का मार्केट शेयर इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर ग्रो करती हैं। इसी तरीके से देशों के साथ होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे यूएस के साथ है टेक। अगर आप देखोगे यूएस की पूरी मार्केट टेक पे डिपेंडेंट है, डिफेंस पे डिपेंडेंट है। ये दो इंडस्ट्री है जो डोमिनेट करती है यूएस के अंदर, तीसरी कोई कंपनी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं वहाँ पे। तो इन दोनों में यूएस को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। डॉलर अगर मैं ऐड कर दूँ, डॉलर वैसे उनका कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अगर उनके डॉलर में ही आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। पहले मैंने सोचा चाइना का देखता हूँ कि चाइना के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसके लिए कुछ नहीं करना था, सिंपल चैट जीपीटी। अगर आप रिसर्च के लिए अब एआई का यूज़ नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे, अब बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी काफ़ी पीछे है। अभी आपको मैं प्रूफ करता हूँ इस चीज़ को। मैंने सिंपली परप्लेक्सिटी पे डाला, ये रिसर्च करने के लिए अमेजिंग एआई, मतलब चैट जीपीटी से भी बेटर है, गूगल जेमिनाई से भी बेटर है। हर एआई टूल का अलग अलग काम होता है। परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। मैंने सिंपल सा लिखा कि चाइना की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इंडिया और यूएस के ऊपर। तो सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केल, मतलब जो चाइना है मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। इसके जैसा ग्लोबली अनपैरेलल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक्सटेंसिव नेटवर्क है, फैक्ट्रीज हैं, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स सिस्टम डेवलप करा हुआ है जो कि डेकेड्स की मैग्नेट के साथ है, जो कि जनरेट करता है काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी। यूएस के मतलब आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मतलब मशीनरी, इन सब में तो इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। दूसरा सप्लाई चेन एंड कनेक्टिविटी डोमिनेंस, ठीक है। अगर आप देखोगे चाइना ने बिल्ड करा है रोबस्ट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विथ वेल डेवलप्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट इनेबल एफिशिएंट मूवमेंट टू गुड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली। मतलब अंदर तो आसानी से घूम ही पाते हैं, बाहर भी घूम पाते हैं। इंडिया की तो रोडें ही नहीं टिक रही, हर बार गड्ढा आता है। आज की डेट में हमारी क्या समस्या है भाई, प्रदूषण हो रहा है। चाइना के साथ था, उसने सही कर लिया। वो कह रहा है इंडिया को कि आप बताओ, मैं आपकी हेल्प कर दूं। हमारे में प्रदूषण एक मेजर समस्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर समस्या है। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके आओगे, ये चाइना का कॉम्पिटिटिव मोट है, एक देश का कॉम्पिटिटिव मोट है। आप देखोगे पूरी डिटेल में दिया हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना। तीसरा कॉम्पिटिटिव मोट क्या आता है, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप। चाइना, पहले हम कहते थे चाइना प्रोडक्ट शाम तक चल जाए तो बढ़िया है। चाइना लीड इन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ हैवी ऑटोमेटेड एंड हाईली एफिशिएंट फैक्ट्रीज। समझ रहे हो, इस समय पे अमेजिंग लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, लेकिन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई है। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, पहले आपको प्लास्टिक के डॉल दिखते थे, आज की डेट के अंदर रोबोटिक्स हो रहा है, ड्रोन्स बन रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि उन्हें सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जा रही है। हमारे स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है आप बता देना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, ठीक है। मैं सोचा उसके आगे भी कुछ होगा शायद। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पॉलिसी, चाइनाज 15th 5-year प्लान प्रायोरिटाइज स्टेट लीड टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन एनर्जी, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज और बाकी सही चीज़ें आप देख सकते हो। ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा मैंने कि भाई चाइना के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया और यूएस के ऊपर। ये पूरा डेटा निकल के आ गया। अब मैं इंडिया का दिखाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, मतलब सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि ये डेटा ना मैं बना रहा हूँ, ना यूएस वाले बना रहे हैं, ना चाइना वाले बना रहे हैं। ये जब हम क्वेरी रन करते हैं एआई की तो 100, 200, 500 आर्टिकल को एग्जामिन करके निकलता है, सारे आर्टिकल के लिंक देते हैं आपको। तो इंडिया चाहे तो अपने आप को दिखा सकता है कि भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी चेक आपको एआई दे देता है, ठीक है। क्या दिया एआई ने, इंडिया के पास काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं ओवर चाइना एंड यूएसए। क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, डेमोग्राफी एंड लेबर एडवांटेज।
India possesses one of the largest working age population globally with the approximately 961 million people aged 15 to 64 years. ठीक है, मतलब 15 से 64 साल के बीच में 961 मिलियन लोग हैं हमारे पास. लेकिन क्या ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? यस, हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेकिन क्या इसको सही से यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे पास पढ़े लिखे जो काम कर सकते हैं, इनके लिए जॉब ही नहीं है. आज की डेट में जॉब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है इंडिया में. जिनके पास जॉब है उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही. और वही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि चाइना की लेबर कॉस्ट $5 पर आ रहा है और इंडिया की $1 समझ रहे हो, 90 रुपये पर घंटे के हिसाब से लेबर मिल रही है. और 90 रुपये पर घंटे के हिसाब से भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है. ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ये बेइज्जती है हमारी. ठीक है, चलो ठीक है, शायद ये नहीं, दूसरा कुछ दिया होगा. ट्रेड एंड टैरिफ पोजिशनिंग. ठीक है, इंडिया गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन 22 of its top 30 exports to the US under current tariff framework. According to 61% of Indian total export, with the US imposed 30% additional tariff on Chinese goods, 30% on Mexican imports, and 35% Canadian products, Indian manufacturing enjoys significant pricing advantage in American market across the both high value sector like nuclear equipment, electronic vehicle, and labor intensive industry, apparel, textile and pharmaceuticals. ये हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? कि भाई हमें टैरिफ के अंदर ना छूट मिली हुई है. ये वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. जब आप एक कंपनी को एनालाइज करते हो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या देखना चाहते हो? प्राइसिंग पावर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना चाहते हो कभी किसी कंपनी के अंदर? प्राइसिंग पावर एक कंपनी को बर्बाद करने के इतने से एज पे है होती है. मतलब अगर उस कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया मतलब प्राइसिंग पावर खत्म. और प्राइसिंग पावर खत्म मतलब उस कंपनी को कोई खरीदेगा नहीं, उस कंपनी को कोई लेगा नहीं, कंपनी लॉस में चली जाएगी. ये है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्राइसिंग पावर. सीरियसली ये प्राइसिंग पावर तो सस्टेनेबल नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर हमारी जनता 90 रुपये पर घंटा कमाए तब तक तो ठीक है. 90 से अगर 500 रुपये पर घंटा जाना है तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगी हमारी. आप समझ रहे हो? और याद रखना, एआई हमेशा प्लीज करता है आपको, मतलब आपके बारे में बुरा नहीं बताएगा, आपके बारे में हमेशा अच्छा ही बताएगा. तो ये बेस्ट बता रहा है वो. जब चाइना की बात की थी उसमें भी, हमारी बात करी उसमें भी, और एक्सपोर्ट में टैरिफ को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया है. ट्रंप ने बोला है कि टैरिफ तो और लगाऊंगा मैं इंडिया पे. समझ रहे हो? हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ये दूसरे की कृपा है कि भाई चाइना जितना टैरिफ मत लगा देना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा. यही नहीं, आगे देखते हैं. थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो होगी, लग रहा है 6.1% in 2026 compared to China 3.5%. डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मोमेंटम. ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6% की है. मान लिया 6% की है. अरे लेकिन ये तो हम कह रहे हैं 6%, दुनिया मान नहीं रही है 6%. हमारे जो गरीब हैं वो आज तक 80 लाख लोग राशन की लाइन में लगते हैं, राशन देते हैं. हमारे सरकारी डेटा कहता है. तो सरकारी डेटा कह रहा है तो सही कह रहा होगा, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते. 80 की जगह भाई 100 मिलियन होंगे, 140 करोड़ की तो हम जनता ही हैं. तो 100 करोड़ जनता ले रही है तो 40 करोड़ लोग बचे हैं जो पैसा कमाएंगे. ये हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं. तो मुझे आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो इन सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को ख़त्म कर सकती है? यूएस अगर टैरिफ बढ़ा दे, हमारा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म. सेकंड एडवांटेज है यंग जनरेशन. भाई साहब लोगों के पास जॉब ही नहीं है, वो करेगा क्या? वो चोरी करेगा, कहीं पे जाकर डाका डालेगा. आज देखो क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया इंडिया के अंदर. इंडिया में क्राइम बढ़ा हुआ है. अगर आपको यकीन नहीं होता, किसी को भी बोलो अपनी माँ बहन बेटी को 7-8 बजे के बाद बाहर भेज कर दिखाओ अकेले, आपको यकीन हो जाएगा. आप खुद ही नहीं जाना चाहो, आदमी नहीं जाना चाहता. माँ बहन बेटी तो दूर की बात है ना? क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है. लोग काम कर रहे होते तो फिर चीज़ें बन रही होती. जोमेटो के मालिक के साथ जो बहस चल रही वो तो आप जानते ही हो. वो कह रहा भाई हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमें और चाहिए. वो कह रहा भाई अगर मैं जोमेटो ही बंद कर दूं तो जितने भी गिग वर्कर्स हैं ये तो रोड पे आ जाएंगे, इनकी जॉब खत्म हो जाएगी. बात वो भी सही कह रहा है. लेकिन गिग वर्कर कह रहे हैं भाई हम तो खा ही नहीं पा रहे. बात वो भी सही है. ये सब इसलिए है क्योंकि भाई नॉर्मल जगह पे जॉब ही नहीं है. तो इसलिए जो जॉब कर रहे हैं उसको पीड़ित किया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा. तीसरा था भाई कि हमारी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है. पिछले साल हमारी ग्रोथ
कितनी तेजी से हुई थी आपको पता है। इस बार जो ग्रोथ 8.2 की आई उसको दुनिया मान नहीं रही, इसलिए एफआईआई आ नहीं रहे। तो ये चीज़ें देख करके क्या आपको सच में लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा वेल्थ बनाएगा या नहीं बनाएगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे कमेंट में बताना। ये चीज़ें सही हो सकती हैं अगर हमारी सरकार चाहे, विद इन ईयर, विद इन 2 ईयर। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो सही नहीं हो सकती। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या आप क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो? बिकॉज आई नो काफ़ी सारे अभी भी होंगे जो एंटी नेशनल कह रहे होंगे, दूसरे वो होंगे जो बोलेंगे कल तो भाई क्रैश कर था, आज कल तो भाई बुल रन किया था, आज तो क्रैश कर रहा है। तीसरे लोग वो होंगे जो बोलेंगे हर दिन पलटता रहता है। चौथे लोग वो होंगे जो बोलेंगे अरे इन्हें कुछ नहीं पता है। भाई डेटा आपके सामने हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रैक्टिकल डिबेट करना चाहो डेटा के बेसिस पे तो हम डिबेट कर लेते हैं। तो डिबेट करना है तो करो, क्रिटिसाइज करना तो यार उसके लिए तो दुनिया पड़ी है। आप कुछ भी डालोगे क्रिटिसिज्म होता है। भगवान की वीडियो के ऊपर भी लोग क्या क्या लिख करके जाते हैं, कभी कमेंट सेक्शन खोल लेना तो पता चल जाएगा। तो दुनिया क्या कहती है उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं। मेरे सामने आया, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आ गई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।